Hello friends, once again I welcome you all to my channel My G Classes। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम केंद्र प्रशासन की बात करें तो भाग 5 में पार्ट 5 में आप देखेंगे कि आर्टिकल 124 टू 147 यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिलेटेड टॉप आर्टिकल्स हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 1 to 4 में लिखा गया है कि देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 147 तक ये आपको देखने को मिलेगा। कल हमने देखा था 148 जो है वो कैग था, और 1 to 3 अगर यदि आपको याद होगा तो 1 to 3 आर्टिकल इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहाँ दी गई है। तो ऐसे आप रिलेट करते हुए थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल्स याद होते चले जाएंगे। तो हमको जो आज देखना हुआ है सुप्रीम कोर्ट। भारत में जो प्रजातंत्र है उसके 3 आधार हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका के जो कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, हम लोग देखेंगे वो सारे कोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय आप सभी को पता है कि दिल्ली में स्थित है। उसकी जो बेंच है प्रिंसिपल बेंच। और अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्टार्टिंग आप देखते हैं वह 1935 के जो इंडियन एक्ट जो था, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना लिखी गई थी। और यही फेडरल कोर्ट आगे चल करके उसी को कंटिन्यू किया गया और उसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की यदि स्थापना देखी जाए तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का कार्य स्टार्ट हुआ। तो 28 जनवरी 1950 आपको डेट याद रखना है। 26 जनवरी आप सभी को याद है, उसके जस्ट 2 दिन के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन, जज बनने की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट है वो तो। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट में, स्टेट के किसी भी हाई कोर्ट में वह 5 साल के लिए वहाँ हाई कोर्ट के जज की तरह काम किया हो, या फिर 10 साल तक वहाँ एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये 2 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो है कि राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के व्यूज में वो एक अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए। ही मस्ट बी अ गुड ज्यूरिस्ट इन द आईज, इन द व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो 3 क्वालिफिकेशंस हम देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट प्रैक्टिस फॉर 10 years एंड जज फॉर 5 years एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ, इन द व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो 3 क्वालिफिकेशंस हैं, इनके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक पद होता है जिसे हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी हमने देखा था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति किसी भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या उनके नज़र में जिनसे उन्हें परामर्श लेना हो, वह उनके अपॉइंटमेंट पर उस व्यक्ति से परामर्श ले सकते हैं। तो वहाँ पर वे स्वतंत्र होते हैं CJI की नियुक्ति के लिए। लेकिन बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति के लिए वह CJI से कंसल्ट करना उनके लिए बाध्यकारी होता है। इट इज़ ए ऑब्लिगेटरी, बहुत ही जरूरी है कि CJI जो है वो उनको जो परामर्श देंगे वह उन्हें लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वह पूरे के पूरे पावर में है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब हम बात करते हैं टेन्योर की, कि उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो कार्यकाल की यदि बात करें तो आपको याद रखना है कि 65 वर्ष की आयु, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक वह एज ए जज काम कर सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हो या जजेस भी हो।
इसके अलावा कहीं पर भी उनके मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एज इन द व्यू और विद रेस्पेक्ट टू द जजेस और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट मैक्सिमम इज 65। और बाकी तो राष्ट्रपति जब तक चाहे वो जिस मतलब 65 तक के एज तक के लिए वो बन सकते हैं। अब हम देखते हैं ओथ, रिमूवल तो देख लेंगे। ओथ जो है वह राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं और वे संविधान के जो शपथ का प्रारूप है वह उनको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट रिमूवल। अब रिमूवल पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रिमूवल के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट तो हो रहा है, हमने देखा, तो रिमूव भी राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाया जाएगा, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे, यह खुद से नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट वह जरूर खुद से कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल के लिए उन्हें पार्लियामेंट के पास जाना जरूरी है। पार्लियामेंट के पास जब वो जाएंगे तो वहां पर एक टर्म आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट की। प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू करने के लिए किसी जज को रिमूव कराना है। तो अब ये विशेष बहुमत क्या है, तो विशेष बहुमत दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, जितने भी उस हाउस में मेंबर्स हैं उनका बहुमत। दूसरा उसमें एक कंडीशन होता है कि जो मेंबर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनके 2/3 बहुमत, उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली बात तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, सेकंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये लिखा गया है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए यह आवश्यकता होती है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट किसी जज के रिमूवल का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करते हैं। अभी तक आपको बता दें कि कोई भी जज को ऐसे रिमूव नहीं किया गया है। एक बार 1991 से 93 के बीच में जो वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी जी को एक जरूर उनके प्रस्ताव लाया गया था रिमूवल का, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। तो आपको ये याद रखना है कि टिल नाउ नो जज हैज बीन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन। अब हम बात करते हैं न्याय के जो क्षेत्राधिकार है उनकी। तो जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट। सबसे पहला कि वो सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। हम बोलते हैं कि उसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। तो पहला जो क्षेत्राधिकार है कि ये जो न्यायालय है ये अपने नीचे के न्यायालयों को, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जिनके नीचे भी जो कोर्ट्स हैं, उन सभी को दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये आर्टिकल 129 में यदि आप देखें तो आर्टिकल 129 में लिखा गया है कि इट इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है। यहाँ पर जो दिए गए फैसले होते हैं वह फैसलों की जो भी डिसीजंस होते हैं, फैसला का जो मतलब है वो सारे कोर्ट्स में लागू होते हैं। उन फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। सेकंड, हमने जो देखा है या हमने जो जाना था आर्टिकल 32, यदि आपको याद होगा, आर्टिकल 32, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी किया जाए। तो रिट का भी जुडिस्डिक्शन इनको प्राप्त है, रिट जारी करने की शक्ति भी इनके पास होती है। फंडामेंटल राइट्स जो कि 5 रिट हमने देखी थी, उन रिट्स के अलावा भी यदि पार्लियामेंट चाहे तो किसी और विषय पर भी इन्हें रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आर्टिकल 143, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता देता हूँ। इन्हीं आर्टिकल्स में बार बार क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 143, इसके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है वह अपने किसी भी विषय पर परामर्श ले सकते हैं। ये आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड और प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर्स रिलेटेड टू। यहाँ 2 टॉपिक लिखे गए हैं। पहला कि किसी लॉ
मतलब कानून के कोई विषय पर जानकारी, दूसरा किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी विषय है उन पर जानकारी। तो जो फर्स्ट जो जानकारी है, जो लॉ की जानकारी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता, वह चाहे तो अपना एडवाइस दे या ना दे। लेकिन दूसरी जो पॉइंट हमने देखा कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन पर उन्हें जरूर से राष्ट्रपति को परामर्श देना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 143 के तहत परामर्श दिए जाते हैं, वह कोई फैसला नहीं होता, वो कोई जुडिशियल फैसला नहीं होता, वो केवल परामर्श होते हैं और राष्ट्रपति उन्हें मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते। इसका मतलब कि राष्ट्रपति उन्हें चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो वो उन पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपना एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एपीलेट जुडिस्डिक्शन। एपीलेट जुडिस्डिक्शन का मतलब है कि अपील करके जो जुडिस्डिक्शन दी जाती है। मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी ने केस किया, वो जाकर के वहाँ फैसले से असंतुष्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर सकता है। लेकिन यहाँ याद रखना, इंडिविजुअल केस पर कोई भी डीलिंग नहीं होती। फिर जो एपीलेट जुडिस्डिक्शन के अलावा जो है वो है कि जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन है उनका, जो वास्तविक जो उनका न्यायाधिकरण है, जो जिस पर न्याय वो करते हैं, वो है केसेस। कौन से केसेस वो लेंगे? तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं उनमें है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, केंद्र या कुछ राज्यों के बीच विवाद। तो ऐसे जो विवाद हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट और सेंटर वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ये सारे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन प्रोवाइड कराता है। यह भी आपको याद रखना है। विवादों के निपटारों में भी यह काम करता है, लेकिन विवाद जो है वो क्या होने चाहिए? इन 3-4 प्रकार के ही होने चाहिए। इंडिविजुअल विवाद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो है वो है कि जैसा हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखा था कि यदि वहाँ पर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति चुनाव पर, तो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला है वह अंतिम माना जाता है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए हो, चाहे आपके कंट्रोल ओवर द अदर कोर्ट्स हो, ये सारा उनका पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। एक टर्म हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू। यदि आपने मेरे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर को देखा होगा, वहाँ हमने ये शब्द पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू, और हमने सोर्सेज में भी पढ़ा था। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है, ये तो आपको पता ही है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक पुनराविलोकन, ये पुनराविलोकन करने की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसमें क्या होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसा कुछ डिसीजन है जो लेजिस्लेटिव डिसीजन है, या कोई ऐसे डिसीजंस हैं, एक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी लागू कर दिए जा चुके हैं या उन पर काम चालू हो गया है, और यदि किसी को अपील के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट को खुद भी लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू का एक प्रावधान रखता है कि फिर से उस पर रिव्यू किया जाए। और यदि उन्हें वह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस जो पारित जो भी एक्ट है या जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है उसको कैंसिल करता है और वहाँ पर अपना फैसला सुनाता है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये जो प्रावधान हमने पढ़े सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ये सारे प्रावधान आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वह रिटायरमेंट के बाद, जैसा हमने देखा कि 65 साल की जो आयु है उसके बाद वे कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहुत सारे ऐसे अभिकरण हैं या ऐसे मामले हैं जिन पर उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ पर रिटायर्ड जज
की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हम आगे संविधानेतर आयोग में देखेंगे, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो जजेस का जो नियुक्ति है, जो जजेस की क्वालिफिकेशन है, टेन्योर है, रिमूवल है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ज़रूर से याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके अलावा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ेंगे जो अमेंडमेंट्स, वहाँ पर मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा। हम अभी वाद डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसको बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।